Hello everyone. Today we will do the third part of our chapter Gupta and post Gupta period. The Chalukyas. After the decline of the Satavahanas, many small kingdoms arose in the Deccan. The Vakatakas were the most powerful of these. They, however, ruled for a brief period. They were succeeded by the Chalukyas. Their capital was Vatapi. अब जब सतावनास का किंगडम जो है वो डिक्लाइन हुआ डेक्कन में, तो बहुत सारे किंगडम्स जो हैं छोटे छोटे वो आ गए, और जो वकाटकास थे वो सबसे ज़्यादा पावरफुल थे उन सब में से। हालांकि उन्होंने बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के लिए शासन किया था, और उसके बाद जो वहाँ पे जो नए राजा आए थे वो थे चालुक्यास। उसके बाद चालुक्यास ने डेक्कन पे राज किया था, और उनकी कैपिटल जो थी वो थी वातापी। Pulkeshin II. The most famous Chalukyan ruler was Pulkeshin II. We get information about his reign from the Prashasti of his court poet Ravi Kirti. He informs us that the king defeated Harsh and checked his advances into the Deccan. Pulkeshin II also raided the territories of the Pallavas. He defeated the Pallava king Mahendravarman I. पुलकेशिन सेकंड जो थे उन्होंने 608 से लेकर 642 सीई तक शासन किया था, और ये चालुक्यन डायनेस्टी के एक बहुत ही फेमस रूलर थे। और इनकी कोर्ट में एक पोएट था रवि कीर्ति, उसने एक प्रशस्ति लिखी थी जिससे हमको पुलकेशिन सेकंड के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसी से हमको ये इन्फॉर्मेशन भी मिलती है कि किंग हर्षवर्धन ने अटैक किया था पुलकेशिन सेकंड पर, जिसको पुलकेशिन सेकंड ने हरा दिया था, और पुलकेशिन सेकंड ने उसको दक्कन की तरफ आगे बढ़ने नहीं दिया था। इसके अलावा पुलकेशिन सेकंड जो है उसने पल्लवास पे भी रेड किया था, मतलब उन पे अटैक किया था, और जो पल्लव किंग थे महेंद्रवर्मन फर्स्ट, उनको हराया था। Pulkeshin II sent an embassy to the court of Khusro II, the king of Persia. This strengthened the ties of friendship between the two kingdoms. और पुलकेशिन सेकंड जो थे उन्होंने एक एम्बेसी जो है उसको खुसरो सेकंड के कोर्ट में भेजा था। खुसरो सेकंड जो थे उस टाइम पर पर्शिया के राजा थे, तो इसकी वजह से जो दोनों राज्यों के बीच में अच्छी फ्रेंडशिप इस्टेब्लिश हुई थी, स्ट्रेंथन हुई थी। Yunzeng, during his stay in India, visited the court of Pulkeshin II. He also toured the countryside and was impressed with the administration. तो यूनसेंग जो चाइनीज़ ट्रेवलर थे और उस टाइम पर वो इंडिया में ही थे, तो उन्होंने पुलकेशिन सेकंड की कोर्ट को भी विज़िट किया था, वो वहाँ भी गए थे, और उसके अलावा उनके छोटे छोटे राज्यों में और गाँव में भी वो घूमे थे, और उनको उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनका शासन बहुत अच्छा लगा था। जो यूनसेंग थे वो काफ़ी इम्प्रेस हुए थे पुलकेशिन सेकंड से। द चालुक्यास बिकेम वीक आफ्टर द डेथ ऑफ पुलकेशिन सेकंड, द राष्ट्रकूटास रिप्लेस देम। और पुलकेशिन सेकंड की डेथ के बाद चालुक्यास जो हैं वो बहुत कमज़ोर पड़ गए, और उसके बाद राष्ट्रकूटास जो हैं उन्होंने उस पर अधिकार कर लिया, और उसके बाद दक्कन पर राष्ट्रकूटास ने शासन किया। The Pallavas. The Pallavas ruled from Kanchipuram or Kanchi. Mahendravarman I and Narasimhavarman I were the powerful rulers of the dynasty. Narasimhavarman I defeated Pulkeshin II and captured Vatapi. After this victory, he took the title of Vatapi Konda, or the conqueror of Vatapi. He also led successful expeditions to Sri Lanka. जो पल्लव थे उन्होंने कांचीपुरम से शासन किया था, और जो महेंद्रवर्मन फर्स्ट और नरसिंहवर्मन फर्स्ट जो थे वो पावरफुल रूलर्स थे पल्लवा डायनेस्टी के। जो नरसिंहवर्मन फर्स्ट थे उन्होंने पुलकेशिन सेकंड को हराया था और वातापी पे कब्जा कर लिया था, और इस जीत के बाद उनको वातापी कोंडा के नाम से जाना जाने लगा था। वातापी कोंडा का मतलब होता है कि वातापी को जीतने वाला। उसके अलावा उन्होंने श्रीलंका पर भी चढ़ाई की थी, श्रीलंका पर भी अटैक किया था, और उसमें भी वो सक्सेसफुल रहे थे।
Continuous military conflicts weakened the Pallavas. Their rule was ended by the Cholas in the 9th century. लेकिन ये बार बार लड़ाइयों के कारण जो पल्लवास थे वो वीक हो गए थे और उसके बाद उनका शासन जो है वो ख़त्म हो गया था और 9th सेंचुरी से चोलाज ने वो शासन करना स्टार्ट किया था. Administration. We get to know about the administrative system of the period from the accounts of Fahian and Yunzheng. और इस टाइम पर एडमिनिस्ट्रेशन जनरली कैसा था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था, इसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है फाइन और यूनसेंग के अकाउंट से. द किंग वॉज द हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स असिस्टेड हिम. जो राजा होता था वो हेड होता था एडमिनिस्ट्रेशन का. जितनी भी पॉलिसीज़ होती थी वो बेसिकली राजा बनाता था और एक मिनिस्टर्स की काउंसिल होती थी. मतलब उसके पास बहुत सारे दरबारी होते थे, बहुत सारे मंत्री होते थे जो उसको सलाह मशवरा देते थे और पॉलिसीज़ बनाने में हेल्प करते थे. द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस और भुक्तीज. प्रिंसेस वर ऑफन अपॉइंटेड एज द गवर्नर्स ऑफ प्रोविंसेस. दे वर असिस्टेड बाय मेनी ऑफिसर्स. जो एम्पायर होता था उसको छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड किया जाता था जिसको भुक्ति बोलते थे. और जो राजकुमार होते थे उनको इन छोटे छोटे राज्यों को गवर्न करने को दिया जाता था. मतलब इन राज्यों को वो संभालते थे और उनको बहुत सारे ऑफिसर्स जो है वो हेल्प करते थे इस काम में. द प्रोविंसेस वर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स और विषयास. द आयुक्तास एडमिनिस्टर्ड द डिस्ट्रिक्ट्स. There was also a district council in each district which helped in administering the district. अब जो ये प्रोविंसेस होते थे, जो ये राज्य होते थे, इनको फिर फर्दर डिवाइड किया जाता था विषयास में. जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं उनको बोला जाता था विषयास और जो आयुक्तास होते थे वो एडमिनिस्टर करते थे इस डिस्ट्रिक्ट को. मतलब जो पर्सन इस डिस्ट्रिक्ट को एडमिनिस्टर करता था उसको बोला जाता था आयुक्तास. एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती थी जो कि हेल्प करती थी डिस्ट्रिक्ट को एडमिनिस्टर करने के लिए कि वहाँ पर कैसे क्या काम होना चाहिए, कौन क्या काम करेगा, उसके लिए एक पूरी काउंसिल होती थी. द विलेज वॉज द लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट. और उससे छोटी यूनिट जो होती थी वो होती थी विलेज यानी कि गाँव. इट वॉज लुकड आफ्टर बाय द एल्डर्स ऑफ द विलेज. और उसको कौन लुक आफ्टर करता था, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता था, जो विलेज के जो एल्डर्स होते थे वो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे. रेवेन्यू. एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल. मच ऑफ द रेवेन्यू केम फ्रॉम लैंड. There were numerous revenue officers to collect the revenue. Merchants and craftsmen also paid taxes. The money so collected was used to ensure good administration, give grants and donations, and maintain the army. To maintain an army consisting of horses, elephants, chariots, and foot soldiers required a lot of money. तो अब रेवेन्यू कहाँ से आता था? तो उस टाइम का जो मेन ऑक्यूपेशन होता था लोगों का एग्रीकल्चर. तो जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता था वो तो लैंड से ही जनरेट होता था क्योंकि वहाँ के लोग तो सिर्फ कल्टीवेशन ही सबसे ज़्यादा करते थे. तो बहुत सारे रेवेन्यू ऑफिसर्स होते थे जो रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे और जो ट्रेडर्स होते थे, मर्चेंट्स होते थे, जो क्राफ्ट्समैन होते थे, कारीगर होते थे, वो टैक्सेस पे करते थे. तो इस सब से जो पूरा मनी कलेक्ट होता था, जो रेवेन्यू जनरेट होता था, उससे वो पूरा एडमिनिस्टर करते थे. पॉलिसीज़ बनाना, उनको इम्प्लीमेंट करना, इन सब चीज़ों में जो खर्चा होता था वो इसी से होता था. और उसके अलावा अगर कुछ डोनेशंस देना है, आर्मी मेंटेन करनी है, किसी को कुछ ग्रांट्स देने हैं, तो इसके लिए जो पैसे की रिक्वायरमेंट होती थी वो भी इस रेवेन्यू से ही पूरी होती थी. और जो आर्मी मेंटेन होती थी उसमें हॉर्सेस होते थे, एलिफेंट्स होते थे, चैरियट्स होते थे, फुट सोल्जर्स होते थे. तो इतनी बड़ी आर्मी को मेंटेन करने के लिए उनको बहुत सारे पैसे की रिक्वायरमेंट होती थी. न्यू फीचर्स. सम न्यू डेवलपमेंट्स टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड. अब इस टाइम पीरियड में कुछ नए डेवलपमेंट्स हुए थे. द एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम डिसेंट्रलाइज्ड. लोकल ऑफिसर्स वर इंडिपेंडेंट ऑफ सेंट्रल कंट्रोल. They took decisions on their own. In the region ruled by the Pallavas, there were two local assemblies, the Ur and the Sabha. There were also several subcommittees which looked after the routine matters of the village,
such as digging wells, making roads, constructing temples, providing water to the fields, etc. तो इस टाइम पर एडमिनिस्ट्रेशन जो हुआ वो डिसेंट्रलाइज हुआ, मतलब सारे डिसीजंस और कंट्रोल्स जो हैं वो सिर्फ राजा के हाथ में नहीं होते थे। जो लोकल ऑफिसर्स होते थे वो इंडिपेंडेंटली डिसाइड कर सकते थे कि क्या काम कराना है, किस काम में कितना खर्चा कराना है, किस काम को प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, ये सारे डिसीजंस वो खुद से ले सकते थे। और जो रीजन जहाँ पे पल्लव डायनेस्टी का शासन था वहाँ पर 2 लोकल असेंबली होती थी, एक होती थी और दूसरी होती थी सभा। उसके अलावा बहुत सारी सब कमिटीज़ होती थी जो डेली के जो छोटे मोटे काम होते थे वो देखती थी। जैसे छोटे मोटे काम की कोई कुआं खुदवाना है, रोड कंस्ट्रक्ट करवाना है, मंदिर बनवाना है या इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना है। तो ऐसे जो छोटे मोटे काम होते थे वो जो लोकल सब कमिटीज़ होती थी वो ही कंट्रोल करती थी, वो ही एडमिनिस्टर करती थी। Some administrative positions became hereditary. On many occasions, the son succeeded to the post held by the father. और बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस जो हैं वो हेरिडिटरी बेसिस पे पास ऑन होने लगी। मतलब जिस पोस्ट पे पापा काम किया करते थे, जो काम पहले पापा करते थे वही काम फिर बेटा करने लगा। तो इस तरह से एक पोस्ट जो है वो सक्सीड होने लगी उन्हीं के बेटों से। The administrative officers came to be paid in land grants instead of cash. The officers were expected to collect revenue from this land. This made them even more independent. Whenever there was a weak ruler at the center, they broke away from his control and declared themselves independent. अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते थे उनको कैश के बजाय लैंड ग्रांट्स के रूप में पे किया जाता था। तो जो वो ऑफिसर्स होते थे उनको वहीं का रेवेन्यू कलेक्ट करना होता था, तो इसकी वजह से वो और ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गए। तो जब भी कभी कोई वीक रूलर आता था तो वो कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते थे और अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते थे। दिस वॉज द लास्ट पार्ट ऑफ अवर चैप्टर गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड. If you have any doubt or query, you can ask me in the comment box below. You can also check the links of the different chapters in the description box. Thank you everyone.